हेलो व्यूअर्स, आज के इन न्यूज़ का हमारा टॉपिक है कैलाश माउंटेन रेंज की इम्पोर्टेंस को लेकर। अब ये हमारा आज का टॉपिक क्यों चर्चा में है या क्यों हमने आज के इस टॉपिक को चुना है, तो इसके लिए बात करते हैं अपनी खबर की। दरअसल अभी हाल ही में भारत और चीन ने एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक क्या हुआ है कि जो दोनों देशों के बीच जो विवादित क्षेत्र है सीमा को लेकर, पेगोंग से झील के आसपास का जो पूरा इलाका है, तो इस समझौते के तहत दोनों ने क्या तय किया है कि दोनों देशों की सेनाएं इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर अपने अपने एरिया में वापस लौट जाएंगी, यानी उस पूरे विवादित क्षेत्र को खाली करके वापस लौट जाएंगी। अब ये पूरा डिसएंगेजमेंट जो समझौता है, ये क्या है ये समझौता, और इसमें क्या बात कही गई है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था इसको लेकर, और जो किन किन स्टेप्स के थ्रू ये दोनों देशों के बीच में ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है, इसके बारे में आप हमारा इन न्यूज़ प्रोग्राम देख सकते हैं जो इससे पहले आया था, भारत और चीन के सीमा विवाद सुलह की राह पर। तो उसमें ये पूरा विवादित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आपको इसका। और इसमें पूरा न सिर्फ इसके विवादित क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि क्या विवाद है और क्या पूरा एरिया है, क्या इसमें समझौते में कहा गया है, क्या घटनाक्रम रहा उसका, और पूरा मैप के साथ डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले चमोली की जो घटना हुई थी ग्लेशियर फटने की, उस पर अपना एक न्यूज़ प्रोग्राम बनाया था, और दूसरा हमारा जो ग्लेशियर्स क्या हैं वो और भारत में ग्लेशियर्स की अवस्थिति के ऊपर हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया था। तो इसी तरह आज का भी है। हालांकि दोनों प्रोग्राम्स अपने अपने अलग हैं, लेकिन अगर आप उस जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं पूरा, तो उसमें डिटेल में उसके अंदर पूरा बताया गया है। और अगर आप उस वाली वीडियो के साथ आज की वीडियो को देखते हैं तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। हालांकि हमारा आज का टॉपिक अलग है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप उसके साथ इसको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जानकारी है कि दृष्टि आईएएस लेकर आया है सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन पेन ड्राइव कोर्स, और इसके बारे में आपको कोई भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 9311406442। नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9311406442 ये नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं इससे संबंधित कोई भी। तो चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे जो कैलाश माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, उसकी भारत के लिए इम्पोर्टेंस की। तो यहाँ उसकी रणनीतिक इम्पोर्टेंस जो हम देख रहे हैं वो भारत और चीन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में, दोनों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि उसके हिसाब से, इन दोनों देशों के संबंध के हिसाब से भारत के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हालांकि हम रणनीतिक की बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए इसकी इससे एक अलग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, जो कि इसके धार्मिक लिहाज से है। यानी कि जो कैलाश पर्वत है उसकी भारत के लिए धार्मिक लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो हम सभी को पता है। लेकिन अब यहाँ क्योंकि हम दोनों देशों के मामले में बात करें तो इसकी स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो कैलाश रिज है इसके अंदर, तो उसकी ऊंचाई कितनी है, 4000 से 5500 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई है। और ये एक उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। रिज वही क्षेत्र होता है जो बहुत उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा इस तरीके का क्षेत्र होता है, वो रिज होता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, गुरंग हिल आती है, इसमें स्पैंगुर हिल आती है, मुगर हिल, मुकपारा, रेजांगला और रेचिनला, ये सब इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा बात करें तो चुशल बौल जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संचार केंद्र है, तो ये बहुत ख़ास है। अच्छा, इसको मैप में समझ लेते हैं कि मैप के थ्रू समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये पूरा हिमालयन रेंज है और यहाँ पर ये आता है कैलाश मानसरोवर, ये कैलाश रेंज ये यहाँ पर आती है इसमें। और इसकी इम्पोर्टेंस जैसे देख सकते हैं, क्योंकि जो ये एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो जिस भी देश की यहाँ पर पहुँच होगी तो वो क्या कर सकेगा कि पूरे एरिया पर नज़र आसानी से रख सकेगा। तो इसके हिसाब से भी इसके लिए इम्पोर्टेंस है। और जैसे जो विवादित क्षेत्र पूरा है, ये जो चीन और भारत के बीच में, यहाँ पर चीन की पहुँच है, और इसके अलावा जो पीओके का क्षेत्र है वहाँ पर चीन की पहुँच है। तो भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि चीन भारत के इतना करीब आ जाए जिससे कि भारत के और ज़्यादा करीब आके भारत के इस पूरे क्षेत्र पर नज़र रख सकेगा वो इससे बहुत आसानी के साथ। और इसके अलावा एक और ये जो यहाँ छोटा सा ये नीला सा दिखाई दे रहा है,
ये कैलाश मानसरोवर लेक है जो कि भारत में आने वाली कई सारी नदियों का सोर्स भी है। तो इसके अलावा अगर कभी जाहिर बात है जिस भी देश की यहाँ पर पहुँच होगी तो उसकी यहाँ तक भी पहुँच होगी आराम से। तो अगर कभी दोनों देशों के बीच कोई फ्रंट खुलता है तो पानी को लेकर भी जो आपूर्ति है वो भी यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए सामरिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए इस पूरे क्षेत्र का बहुत महत्व है। हालांकि जब 1962 का जो युद्ध हुआ था उस स्थिति से भारत की जो स्थिति है अब बिल्कुल अलग है। अभी जो हाल ही में कुछ समय पहले 2020 में क्या हुआ था कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं उन्होंने जो कैलाश रिज है इस पर कब्जा कर लिया था। तो 1962 के युद्ध से और अब तक की भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल है, बिल्कुल अलग है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम 1962 के युद्ध की बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ ये पूरा जो ये विवादित क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, ये सारा देखने के लिए आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिस वीडियो की हम बात कर रहे थे उसमें जाकर आप इसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या विवादित क्षेत्र है। तो हम बात कर रहे थे 1962 का जो युद्ध था। तो 1962 के युद्ध की जो भारत और चीन के बीच में हुआ था, दरअसल ये एक सीमा युद्ध था। सीमा को लेकर एक संघर्ष हुआ था जो ये दोनों देशों के बीच में जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको लेकर ये एक युद्ध हुआ था जो कि भारत को उस समय नहीं लगा था कि ये एक बहुत इतने बड़े स्तर का युद्ध हो सकता है, इतना बड़ा युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए भारत शुरू से ही शांति प्रयास करके इस युद्ध को टालने की, संघर्ष को टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अक्टूबर 1962 में जो ये युद्ध था वो प्रारंभ हो गया और स्टैंड ऑफ की स्थिति, यानी दोनों देशों की जो सेनाएं थी वो आमने सामने हो गई इसमें। और इसमें क्या क्या, चीन की जो PLA है यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो इसने लद्दाख पर हमला कर दिया। और हालांकि जो नवंबर 1962 है उसमें चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दरअसल हुआ क्या कि ये जो युद्ध हुआ था दोनों देशों के बीच में, भारत और चीन के बीच में, इस युद्ध के जो परिणाम हुआ, नतीजे के तौर पर भारत के सामने ये बात खुलकर सामने आई कि भारत जो है तकनीकी मामले में काफ़ी, जो सैन्य तकनीकी है उसके मामले में भारत को अपनी कमी कहीं खुलकर सामने आई कि जो सैनिकों को साजो सामान और जो सैन्य तकनीकें हैं, जिस तरीके से कि सैनिकों को एक दुर्गम जो इलाके हैं वहाँ पर लड़ने के लिए जो उनको सुविधाएं, साजो सामान दिए जाने चाहिए, उसमें भारत को अपनी कमी का पूरी तरीके से एहसास हुआ इस युद्ध के अंदर। और फिर उसके बाद चीन ने इसको बाद में युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब ये जो विवाद था ये किस तरीके से उत्पन्न हुआ था, जो ये LAC का विवाद था, तो ये किस तरीके से उत्पन्न हुआ था। दरअसल हुआ क्या कि 50 के दशक में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि तिब्बत को लेकर ही यह मामला पूरा सामने आया था ख़ास तौर पर। तो तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और भारत ने इसको अपोज किया, यानी जो तिब्बत पर चीन ने हमला किया उसका भारत ने विरोध किया। और इसी विरोध को लेकर तो चीन को लगा कि अगर तिब्बत पर उसको अपना कब्जा जमाना है चीन को, तो इसमें भारत जो है वो एक बीच में उसके लिए एक रोड़े का काम करेगा, बीच में उसके लिए अड़ंगा डालेगा, कि उसके लिए एक हर्डल का काम करेगा चीन के लिए। तो इसलिए चीन ने, और जो वहाँ पर जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया था तो दलाई लामा ने भारत में शरण ली। इसके अलावा जो तिब्बती थे कई सारे, उन्होंने भी भारत में शरण ली। तो भारत में जो शरण ली उन्होंने, तो इसको भी चीन ने ये कहा कि जो पंचशील का सिद्धांत था जो 1954 में हुआ था, तो वो भारत ने उसका उल्लंघन किया है। तो चीन ने कहा कि भारत ने इनको शरण देकर, तिब्बतियों को और दलाई लामा को शरण देकर उस सिद्धांत का उल्लंघन किया है। और इसके फलस्वरूप उसने क्या किया, इसके परिणाम स्वरूप अक्साई चिन पर चीनी सैनिकों की तैनाती कर दी और पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र जो है वो उस पर कब्जा कर लिया। तो ये LAC का जो विवाद था वो इस तरीके से उत्पन्न हुआ। अब ये LAC का जो दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो मुद्दा था, ये किस तरीके से दोनों के देशों के बीच में आया था, तो इसकी बात करें तो किस तरीके से ये था, तो इसके लिए हमें शिमला कन्वेंशन को जानना होगा। शिमला कन्वेंशन क्या था, 1914 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ब्रिटिश भारत, क्योंकि उस टाइम 1914 में भारत ब्रिटिशर्स के अधीन था। तो 1914 में हुआ था ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में ये समझौता हुआ था। और इसी
ये जो कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन हुआ था और इस कन्वेंशन के तहत जो तिब्बत है, भारत को उससे अलग, उसकी सीमा रेखा तय की गई। भारत और तिब्बत को अलग करती थी और वो सीमा रेखा कौन सी थी? मैकमोहन रेखा। ये हेनरी मैकमोहन के नाम पर है, इंग्लिश में मैकमोहन लिखा होता है। तो ये मैकमोहन रेखा बनी और इसके बाद क्या हुआ कि जो चीन था उसने इस कन्वेंशन पर साइन नहीं किए। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशन था उसका अनुच्छेद 9, उस पर चीन को आपत्ति थी। किस लिए आपत्ति थी? उसका कहना था कि तिब्बत के इनर और आउटर एरिया को जो लाइन डिफाइन करती है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है और चीन से सलाह मशवरा किए बगैर ये लाइन जो है वो डिफाइन की गई है, तो तय की गई है, तो इसलिए चीन इस बात से सहमत नहीं था। लेकिन फिर भी 1959 तक चीन ने कोई इस पर आपत्ति नहीं जताई और उसके बाद 1959 में क्या हुआ, उससे पहले तक उसने कोई ऑफिशियली या फॉर्मली कोई इस पर आपत्ति नहीं जताई और मामला इसी तरीके से चलता रहा। लेकिन 1959 में क्या हुआ कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, PRC, तो उसके जो फर्स्ट प्रीमियर थे, कौन थे? जाओ एनलाई। तो इन्होंने भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने ये बात कही कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये LAC है, ये जो सीमा निर्धारित की गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, तो ये उनकी आक्रामकता की नीति को बताती है, यानी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एग्रेशन को बताती है और इसीलिए वो इसे लीगल नहीं मानते, इसे वैध नहीं मानते और इसे अवैध ठहराते हैं। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया? अक्साई चिन का फिर मुद्दा उठाया, यानी कि यहीं से ये चीन और भारत के बीच में ये LAC का मुद्दा उठा था। जो कन्वेंशन है, जो शिमला कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद 1959 से ये मुद्दा सामने आया और फिर ये बढ़ते बढ़ते 1962 के युद्ध में बदल गया। जैसे मैंने बताया कि 1962 में भारत, जो 1962 का युद्ध था, उससे भारत को अपनी कई सारी जो कमियां हैं तकनीकी तौर पे, सैन्य स्तर पर भारत को अपनी उजागर हुई कि उसको और आगे किस तरीके से बेहतर काम करना है। तो आज भारत उस स्थिति में नहीं, उससे बहुत प्रबल स्थिति में है। और जैसे मैंने बताया था कि अभी 2020 में ही भारत ने कैलाश रिज है, उस पर कब्जा किया था इंडियन ट्रूप्स ने। तो अब इन्हीं सब के मद्देनज़र हम अब जो भारत और चीन के बीच संबंध हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हालांकि दोनों देशों के बीच मैंने जैसे बताया कि संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। 1962 का युद्ध हुआ, हालांकि पंचशील सिद्धांत भी दोनों के बीच में हुआ तो 1954 में, और तो उसके मामले, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। सबसे पहला मुद्दा तो पाकिस्तान के मामले को लेकर है कि चीन हमेशा पाकिस्तान को लेकर एक बचाव की स्थिति में नज़र आता है, उसके समर्थन में नज़र आता है, जबकि भारत टेररिज्म को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ उसका चाहता है कि वो उसका साथ ना दे, लेकिन फिर भी चीन हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में ही नज़र आता है। और दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मामला है कि क्योंकि वो POK से होकर जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चीन, भारत इस मामले में भी इसके समर्थन में नहीं है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। तो ये भी दोनों देशों के बीच में एक मतभेद का मुद्दा है। और हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जैसे हिंद प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत चीन जिस तरीके से भारत को घेरने की स्थिति में आ रहा है, तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एक व्यापारिक इंपॉर्टेंस रखता है और रणनीतिक भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये भी एक भारत के सामने चिंता का मुद्दा है। और व्यापार घाटे की बात करें तो व्यापार घाटा वो होता है जब हम निर्यात से ज़्यादा आयात करते हैं, यानी कि हम जब किसी देश से कुछ निर्यात करते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में उससे आयात करते हैं, निर्यात करीब। तो व्यापार घाटा भी दोनों देशों के बीच में, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा है, हालांकि $45.8 बिलियन रहा है, जो 2015 के बाद से सबसे कम रहा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है व्यापार घाटा। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि इस तरह के कई मुद्दे होते हुए भी, मतभेद होते हुए भी, दोनों देशों के बीच अगर रक्षा संबंधों की बात करें तो दोनों देश हैंड इन हैंड संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास भी कर रहे हैं, दोनों देश करते हैं। और इसके अलावा जो एक और मुद्दा है वो है संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, उसमें चीन भारत का समर्थन नहीं करता है। भारत की स्थायी सदस्यता के लिए चीन
उसका समर्थन नहीं करता है, जबकि भारत चाहता है कि उसका समर्थन करे, लेकिन चीन की तरफ से उसे समर्थन नहीं मिलता। तो इस भारत की जो स्थायी सदस्यता का मुद्दा है संयुक्त राष्ट्र में, वो भी दोनों देशों के बीच में एक मुद्दा बना हुआ है। हालांकि जो शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बात करें तो इसमें भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों ही देश शामिल हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक मंच उपलब्ध है दोनों देशों के लिए, क्योंकि यहाँ चीन और अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, तो दोनों देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जहाँ पर दोनों अपने संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को और आगे ले जा सकते हैं और कई जो भी आपसी मतभेद हैं उन सबको उसके ज़रिए आगे सुलझा सकते हैं। तो कई सारे दोनों देशों के बीच में ये मुद्दे होते हुए भी आपस में दोनों के रिश्ते भी हैं, जैसे हमने रक्षा संबंधों की बात की, व्यापारिक संबंधों की बात की। व्यापारिक घाटा है लेकिन व्यापारिक संबंध है दोनों देशों के बीच में, द्विपक्षीय संबंध है। तो इन सब मुद्दों के होने के बावजूद भी जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में संबंध है, तो अब ये जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ है अब भारत और चीन के बीच में, तो इसको देखते हुए कि जिस तरीके से दोनों ने अपनी अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे दोनों देशों के रिश्ते आपस में और बेहतर बन सकते हैं। जैसे अभी ये समझौता हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको देखते हुए आगे दोनों अपने संबंधों को और बेहतर करने के लिए वो आपसी वार्ता पर जोर देंगे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का, जैसे हमने अंतर्राष्ट्रीय शंघाई सहयोग संगठन की बात की, तो इस तरह के मंचों का इस्तेमाल करके अपने संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए। भारत चीन के समकालिक संबंधों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। दोनों देशों के बीच वर्तमान सरोकारों को भी बताइए। इन्हें सुलझाने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न में जैसे समकालिक संबंधों पर बात की गई है, तो आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में दोनों देशों के जो भी रिश्ते हैं समकालिक रहे हैं, समकालिक संबंध हैं, उनके बारे में यहाँ संक्षेप में बहुत शॉर्ट में बताते हुए ये बताना कि दोनों देशों के फिर भी आपस में किस तरीके के इंटरेस्ट हैं, किस तरीके के सरोकार हैं, उनको बताते हुए ये बताना कि किस तरीके से दोनों भारत और चीन अपनी तरफ से उन्हें सुलझाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे हमने शंघाई सहयोग संगठन की बात की, तो इस तरीके के मंचों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए कि किस तरीके से संबंधों को और बेहतर बनाया जा सकता है, और डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट समझौता जो हाल ही में हुआ है उसके मद्देनज़र आप इसको फ्रेम कर सकते हैं इस आंसर को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो इजाज़त दीजिए तब तक के लिए। जय हिंद।